द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। जी बिल्कुल। ये किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प से कहीं बढ़कर है। ये कैरेक्टर एथिक्स पर मबनी है, यानी किरदार की बुनियाद पर कामयाबी के बारे में। कोवी ने असल में सदियों पुराने उसूलों को जमा करके एक बड़ा पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है पर्सनल और प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस के लिए। और इसका इम्पैक्ट तो वाकई ज़बरदस्त रहा है। तो आज हम इस किताब के जौहर को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर पहले 3 हैबिट्स पर फोकस करते हुए। कोवी उन्हें प्राइवेट विक्ट्रीज कहता है, वो जीत जो हम पहले अपने अंदर हासिल करते हैं, दुनिया के साथ डील करने से पहले। तो चले शुरू करते हैं। ओके, तो पहला स्टॉप है चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, लेकिन कोवी इसे सबसे फाउंडेशनल हैबिट कहता है। इसका असल मतलब क्या है? देखें, इसका कोर आइडिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यानी ये समझना कि हम अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने रिएक्शंस को चूज कर सकते हैं। मतलब हम सबके साथ चीज़ें होती हैं, अचानक मसाइल आ जाते हैं, लोग हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं, ये स्टिमुलस है। जी। लेकिन स्टिमुलस और हमारे रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस में हमारी फ्रीडम के चूज है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है इस स्पेस को पहचानना और इस्तेमाल करना। यानी हम सिर्फ हालात का शिकार नहीं है। ये आइडिया तो बहुत लिबरेटिंग है, लेकिन क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में, ट्रैफिक में फंसे हुए या ऑफिस की टेंशन्स में, ये प्रोएक्टिव रहना, अपना रिस्पॉन्स चूज करना, ये कितना मुश्किल हो सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन कोवी कहता है कि यही तो हमारी ह्यूमन एंडाउमेंट है। हम जानवरों की तरह नहीं हैं जो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट करते हैं। हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है, हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉन्शियस है, सही गलत का एहसास, और इंडिपेंडेंट विल है, हम अपने वैल्यूज के मुताबिक एक्ट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव होना असल में इन एबिलिटीज को यूज करना है। विक्टर फ्रैंकल की मिसाल याद है नाज़ी कैंप में? हाँ, वो तो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने एक्सट्रीम जुल्म के बावजूद अपने अंदरूनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल में रखा था। एग्जैक्टली। उन्होंने साबित किया कि बाहर के हालात चाहे कितने भी अनकंट्रोलेबल हों, हमारी इनर फ्रीडम कोई नहीं छीन सकता। प्रोएक्टिव लोग इसी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने एक्शंस की ओनरशिप लेते हैं। रिएक्टिव लोग इसके बरक्स अपने फीलिंग्स और एक्शंस के लिए बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं। मौसम खराब है इसलिए मूड ऑफ है, बॉस ने कुछ कहा इसलिए काम नहीं हो रहा। अच्छा। वो हमेशा बैरूनी अवामिल को जिम्मेदार ठहराते हैं। और ये सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाली बात भी इसी से जुड़ी है, राइट? बिल्कुल। देखे ना, सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सब कुछ आता है जिसकी हमें फिक्र है। ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमी, दूसरों का बिहेवियर, हमारी हेल्थ, बहुत कुछ। जी, काफी लंबी लिस्ट होती है वो तो। जी हाँ। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। वो चीजें जिन पर हम वाकई कुछ कर सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। वो वहां काम करते हैं जहां वो डिफरेंस ला सकते हैं। इससे होता क्या है कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और रिएक्टिव लोग? वो अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न की उन चीजों पर जाया करते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। दूसरों की कमजोरियों पर कंप्लेन करना, हालात का रोना रोना, इससे ना सिर्फ वो बेबस महसूस करते हैं, बल्कि उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ये बात तो है। हमारी लैंग्वेज भी इसको रिफ्लेक्ट करती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, या लेट्स एक्सप्लोर दी ऑल्टरनेटिव्स। मुझे ये करना पड़ेगा, या मैं ये चूज कर रहा हूं। तो बेसिकली हैबिट 1 हमें अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बिठा रहा है। ये कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना हो। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, विक्टिम मेंटालिटी से क्रिएटर मेंटालिटी की तरफ। सही कहा आपने। और ये बुनियाद है। जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, बाकी हैबिट्स एक तरह से बेमानी हो जाती हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम इफेक्टिवनेस की तरफ। ओके, ये बात समझ में आती है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि हम अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं, हम प्रोएक्टिव हैं, हैबिट 1, तो अगला लॉजिकल सवाल उठता है कि भाई गाड़ी लेकर जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है? यहाँ आता है चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड।
एग्जैक्टली ये हैबिट है विजन की, डायरेक्शन की। इसका मतलब है हर काम शुरू करने से पहले, हर रोल में, हत्ता कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक क्लियर पिक्चर रखना कि आप आखिर में क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसा इंसान बनना चाहते हैं। अगर आपको अपनी मंजिल नहीं पता तो कोई भी रास्ता आपको कहीं भी ले जा सकता है। कवि उसको समझाने के लिए वो फेमस फ्यूनरल एक्सरसाइज देता है। इमेजिन करें आप अपने फ्यूनरल पर हैं और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये थोड़ा मॉर्बिड साउंड कर सकता है, लेकिन इसके पीछे आइडिया क्या है? आइडिया यही है कि जब हम अपनी जिंदगी के एंड को विजुअलाइज करते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज फौरन क्लियर हो जाती हैं। उस वक्त पैसा, स्टेटस या रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। इंपॉर्टेंट लगता है कि हमने क्या लेगेसी छोड़ी, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे थे, हमने क्या कंट्रीब्यूशन की, हम किन वैल्यूज पर जिए। ये एक्सरसाइज हमें अपनी कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में जबरदस्त मदद देती है। तो ये हमें शोर से निकालकर सिग्नल पर फोकस करने में हेल्प करता है? बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस पर बेस्ड है। हर चीज दो बार बनती है, पहले जहन में मेंटल क्रिएशन, फिर हकीकत में फिजिकल क्रिएशन। एक बिल्डिंग पहले आर्किटेक्ट के माइंड में और ब्लूप्रिंट पर बनती है, फिर असल में कंस्ट्रक्ट होती है। जी हाँ। अगर हम अपनी जिंदगी की मेंटल क्रिएशन खुद नहीं करते, अपने गोल्स, वैल्यूज, मिशन डिफाइन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे लोग या हालात हमारे लिए ये डिजाइन कर देते हैं। हैबिट 2 कहता है अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट खुद बनो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो लीडरशिप और मैनेजमेंट का फर्क बताते हैं। जी, लीडरशिप है फर्स्ट क्रिएशन, ये डिसाइड करना कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी बिल्डिंग बनानी है, डूइंग द राइट थिंग्स। मैनेजमेंट है सेकंड क्रिएशन, इस बिल्डिंग को एफिशिएंटली बनाना, डूइंग थिंग्स राइट। कुवे कहता है मैनेजमेंट इज एफिशिएंसी इन क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। लीडरशिप डिटरमिन्स वेदर द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल। पहले डायरेक्शन लीडरशिप जरूरी है, फिर स्पीड मैनेजमेंट। इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए वो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने का कहता है। यह आपका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैरेक्टर, क्या करना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस, और किन प्रिंसिपल्स पर आप ऑपरेट करेंगे। ये रोजमर्रा के डिसीजंस में आपका कॉम्पस बनता है, मुश्किल वक्त में आपको गाइड करता है। और ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ इवॉल्व हो सकता है। कवि डिफरेंट लाइफ सेंटर्स की बात भी करता है, जैसे कुछ लोग स्पाउस सेंटर्ड होते हैं, कुछ फैमिली सेंटर्ड, मनी सेंटर्ड, वर्क सेंटर्ड। वो कहता है ये सब अनस्टेबल फाउंडेशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें बदलती रहती हैं, रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, पैसा आता जाता है, काम बदलता है, हेल्थ ऊपर नीचे होती है। अगर हमारी सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम और पावर अनस्टेबल चीजों पर डिपेंड करेगी तो हम हमेशा इमोशनल रोलर कोस्टर पर रहेंगे। तो स्टेबल फाउंडेशन क्या है? प्रिंसिपल सेंटर्ड होना, यानी अपनी लाइफ को टाइमलेस, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर बेस करना, जैसे इंटेग्रिटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, सर्विस, ग्रोथ। ये प्रिंसिपल्स नेचुरल लॉज की तरह हैं, ये बदलते नहीं। जब हम प्रिंसिपल सेंटर्ड होते हैं तो हमारी सेल्फ वर्थ अंदर से आती है, बाहर के हालात या लोगों के ओपिनियन से नहीं। ये हमें एक सॉलिड कोर देता है। लेकिन क्या प्रिंसिपल्स पर इतना फोकस करने से हम इनफ्लेक्सिबल या रिजिड नहीं हो जाते? लाइफ तो कांस्टेंट चेंज का नाम है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। प्रिंसिपल्स कॉम्पस की तरह हैं, मैप की तरह नहीं। मैप एक स्पेसिफिक टेरिटरी बताता है जो चेंज हो सकती है। कॉम्पस हमेशा नॉर्थ दिखाता है, चाहे टेरेन कैसा भी हो। प्रिंसिपल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो हमें सिचुएशन के मुताबिक इंटेलिजेंटली अडैप्ट करने की फ्रीडम भी देते हैं। वो वैल्यूज को एक्शन में ट्रांसलेट करने का फ्रेमवर्क हैं, ना कि रिजिड रूल्स। गॉट इट। तो हैबिट 2 एसेंशियली हमें कह रहा है कि अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट खुद डिजाइन करो, अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन और कोर वैल्यूज को समझो, ताकि आप पर्पस के साथ जी सको, ना कि सिर्फ रिएक्ट करते हुए। एग्जैक्टली। ये अपनी लाइफ की लीडरशिप लेना है। ओके, तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, हैबिट 1, और अपनी डायरेक्शन भी सेट कर ली, हैबिट 2। अब आती है असल बात, एग्जीक्यूशन की। रोजमर्रा के क्योस में इतनी सारी डिमांड्स के बीच इंपॉर्टेंट चीजों को पहले कैसे रखें?
ये है चैप्टर 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बिल्कुल, ये हैबिट है मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का, इम्प्लीमेंटेशन का। ये हैबिट 1 आई एम द क्रिएटर और हैबिट 2 द मेंटल क्रिएशन को फिजिकल रियलिटी में बदलता है, द फिजिकल क्रिएशन। ये डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट चॉइसेस के बारे में है। इसके लिए ज़रूरी है हमारी इंडिपेंडेंट विल, वो एबिलिटी कि हम अपने मूड या इम्पल्सिस के बजाय अपने वैल्यूज़ और कमिटमेंट्स के मुताबिक एक्ट करें। यानी ये जस्ट डू इट वाला पार्ट है, लेकिन स्मार्टली। हाँ, स्मार्टली। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। और इसको समझाने के लिए कवि वो फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स यूज करता है, जो एक्टिविटीज को 2 डायमेंशंस पर देखता है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। राइट, वो 4 क्वाड्रेंट्स वाला मैट्रिक्स जरा रिफ्रेश कर देंगी? जी, क्वाड्रेंट 1 है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस, रियल इमरजेंसीज। यहां हम रिएक्ट करते हैं, आग बुझाते हैं। क्वाड्रेंट 3 है अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरप्शंस, कुछ फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, दूसरों की माइनर डिमांड्स जो फौरी लगती हैं लेकिन हमारे लिए अहम नहीं होती। यहाँ अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि अर्जेंसी इंपॉर्टेंस का इल्यूजन देती है। क्वाड्रेंट 4 है नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम वेस्टर्स, माइंडलेस स्क्रोलिंग, फजूल की एक्टिविटीज, ये एस्केप का क्वाड्रेंट है। और फिर है क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट, ये इफेक्टिवनेस का क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट 2 में क्या आता है? उसमें आती हैं वो सब एक्टिविटीज जो हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स, रिलेशनशिप्स और वेलबींग के लिए क्रूशल हैं, लेकिन उनकी कोई फौरी डेडलाइन नहीं होती। जैसे प्लानिंग करना, एक्सरसाइज करना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, नई स्किल्स सीखना, प्रिवेंशन पर काम करना, रेस्ट करना, ये प्रोएक्टिव एक्टिविटीज हैं। तो इफेक्टिव लोग अपना ज्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं? वो क्वाड्रेंट 2 में रहते हैं। वो क्राइसिस Q1 को मैनेज जरूर करते हैं, लेकिन उनका फोकस Q2 पर होता है, प्लानिंग, प्रिवेंशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग। इससे Q1 नेचुरली श्रिंक होता है, क्योंकि जब आप प्लानिंग और प्रिवेंशन करते हैं तो क्राइसिस काम आते हैं। वो Q3 की अर्जेंसी को नो कहना जानते हैं और Q4 को अवॉइड करते हैं। लेकिन हम सब जानती हैं क्वाड्रेंट 2 इम्पॉर्टेंट है, पर एक्चुअल में इसके लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल क्यों होता है? अर्जेंट चीज़ें Q1 और Q3 हमेशा हमारी अटेंशन खींच लेती हैं। इस ट्रैप से कैसे निकलें? देखें, इस ट्रैप से निकलने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अबाउट क्वाड्रेंट 2। उसका मतलब है Q2 एक्टिविटीज़ को अपने शेड्यूल में कॉन्शियसली प्लान करना, उनके लिए टाइम ब्लॉक करना। ये वो पत्थर हैं जो आपको अपनी जार में पहले डालने हैं। अगर आप पहले रेत Q3 Q4 भर देंगे तो पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। अच्छा, तो पहले बड़े पत्थर डालने हैं। जी। और Q3 की अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नो कहना, ये भी मुश्किल होता है, स्पेशली अगर वो दूसरों से रिलेटेड हो। यहाँ हैबिट 2 काम आता है। जब आपके पास एक क्लियर येस होता है, आपका मिशन, आपकी वैल्यूज़, आपके Q2 गोल्स, तो नॉन एसेंशियल चीज़ों को नो कहना आसान हो जाता है। आप इसलिए नो नहीं कह रहे हैं कि आप सेल्फिश हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी हायर प्रायोरिटीज़ को यस कह रहे हैं। ये डिसिप्लिन और करेज मांगता है, लेकिन ये इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट की है। तो हैबिट 3 बेसिकली कह रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज को सिर्फ जानो मत, हैबिट 2, इन पर एक्ट करो, हैबिट 3, अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, क्वाड्रेंट 2 में, ताकि आप सिर्फ बिजी ना रहो बल्कि ट्रूली इफेक्टिव बनो। परफेक्टली पुट। ये सिर्फ चीज़ों को टिक ऑफ करना नहीं है, ये सही चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना है। और ये 3 हैबिट्स, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मिलकर वो प्राइवेट विक्ट्री बनाती हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी पहले जरूरी काम करें। ये वहां से शुरू होती है जहां हैबिट 2 खत्म हुई थी। आपने अपना विजन, अपना मेंटल क्रिएशन तो कर लिया, अब इसे फिजिकल रियलिटी में कैसे लाना है, ये अमल करने, एग्जीक्यूट करने के बारे में है ना? बिल्कुल। और इसका मतलब सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करना है अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक। कोवी का मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स यहाँ काम आता है, खासतौर पर क्वाड्रेंट 2, वो काम जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं, जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेहत, लर्निंग। अच्छा। अक्सर लोग क्वाड्रेंट 1 जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्राइसिस हैं, या क्वाड्रेंट 3 यानी अर्जेंट मगर नॉट इम्पॉर्टेंट इंटरप्शंस, इनमें फंसे रहते हैं। असली इफेक्टिवनेस, वो कहते हैं, क्वाड्रेंट 2 से आती है।
तो इसका मतलब हुआ कि हमें अर्जेंट चीज़ों को ना कहना सीखना होगा ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए हाँ कह सकें। लेकिन ये मुश्किल लगता है जब हर तरफ से डिमांड्स आ रही हों। यही तो असल चैलेंज है। कोवी कहते हैं कि सिर्फ डेली प्लानिंग काफ़ी नहीं, क्योंकि वो अक्सर अर्जेंसी पर फोकस करती है। बेहतर अप्रोच है वीकली ऑर्गेनाइजिंग। आप अपने मुख्तलिफ रोल्स जैसे पेरेंट, मैनेजर, इनफरादी तौर पर उनको देखें और हर रोल के लिए क्वाड्रेंट 2 के गोल सेट करें पूरे हफ्ते के लिए। इससे आप प्रोएक्टिव रहते हैं बजाय सिर्फ आग बुझाने के। अपनी प्रायोरिटीज़ को शेड्यूल करें, ना कि सिर्फ अपने शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करें। और इस काम को इफेक्टिवली करने के लिए कोवी डेलीगेशन पर बहुत जोर देते हैं, यानी काम दूसरों को देना। लेकिन वो कहते हैं कि डेलीगेशन भी 2 तरह की होती है। सही कहा। एक है गो फॉर डेलीगेशन, जिसमें आप बताते हैं कि काम कैसे करना है और हर स्टेप कंट्रोल करते हैं। दूसरी, जो ज्यादा पावरफुल है, वो है स्टुअर्डशिप डेलीगेशन। इसमें आप फोकस नताइज पर करते हैं, तरीकों पर नहीं। आप क्लियरली डिफाइन करते हैं कि क्या चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट्स, क्या रूल्स हैं, गाइडलाइंस, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो अपने बेटे वाली मिसाल देते हैं ना, यार्ड को ग्रीन एंड क्लीन रखने की जिम्मेदारी। वो स्टुअर्डशिप डेलीगेशन की अच्छी वजाहत है। उन्होंने बेटे को रिजल्ट बताया, गाइडलाइंस दी, रिसोर्सेज दिए और फिर उस पर ट्रस्ट किया कि वो करेगा। हाँ, और इस मिसाल का सबसे अहम हिस्सा वो ट्रस्ट है, मतलब भरोसा। जब कोवी ने शुरू में कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर एग्रीमेंट पर कायम रहकर बेटे को जिम्मेदार समझा, तभी बेटा असल में जिम्मेदारी कबूल करता है। ट्रस्ट, वो कहते हैं, इंसानी मोटिवेशन की सबसे बुलंद शक्ल है। तो हैबिट 3 असल में इंटेग्रिटी का नाम है, अपने विजन और वैल्यूज पर अमल करना, चाहे मुश्किल हो। अब जब हमने अपने अंदर की दुनिया यानी प्राइवेट विक्ट्री हैबिट्स 1, 2, 3 को तरतीब दे दिया है, कोवी हमें बाहर की दुनिया, दूसरों के साथ ताल्लुकात में कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। ये पब्लिक विक्ट्री है, हैबिट्स 4, 5, 6। लेकिन यहाँ जंप करने से पहले एक बुनियादी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट है इमोशनल बैंक अकाउंट। ये हर रिश्ते में ट्रस्ट का लेवल है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे जमा या निकलवाए जा सकते हैं, वैसे ही हर इंटरैक्शन से हम या तो ट्रस्ट डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ। कर्टसी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, वादे पूरे करना, ये सब डिपॉजिट्स हैं। बदअखलाकी, बेइज्जती, वादा खिलाफी, ये विड्रॉल्स हैं। मुझे ये इमोशनल बैंक अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत पावरफुल लगता है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी इंटरैक्शंस की अहमियत वाज़ह करता है। और ये आगे आने वाली हैबिट्स के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि अगला कदम यानी हैबिट 4 थिंक विन विन के लिए एक हाई ट्रस्ट एनवायरनमेंट बुनियादी शर्त है। अगर इमोशनल बैंक अकाउंट खाली है या ओवरड्रॉन है, तो आप विन विन सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं कर सकते। कोवी 6 मेजर डिपॉजिट्स बताते हैं, जैसे दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, वादे पूरे करना, कीपिंग कमिटमेंट्स, तवक्कुआत वाज़ह करना, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस, ज़ाती दियानतदारी दिखाना, शोइंग पर्सनल इंटेग्रिटी, गलती पर खुलूस से माफ़ी मांगना, अपोलोजाइजिंग सिंसियरली, और मोहब्बत के कवानीन, लॉज ऑफ लव, यानी अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देना। इन सब का निचोड़ यही है कि दूसरे इंसान को समझें, उसके लिए क्या अहम है और ईमानदारी से पेश आएं। वो प्रोफेसर वाली मिसाल थी ना, जो अपने बेटे के साथ मिनिएचर वॉल ऑफ चाइना बनाता है, क्योंकि बेटे को वो पसंद था। ये अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल का डिपॉजिट है। बिल्कुल, ये सब इसलिए जरूरी है ताकि हम पब्लिक विक्ट्री की पहली आदत पर अमल कर सकें। हैबिट 4 थिंक विन विन, यानी ऐसी सोच अपनाना जिसमें सबकी जीत हो। ये सिर्फ कोई नेगोशिएशन टेक्निक नहीं, बल्कि कोवी कहते हैं कि ये जिंदगी गुजारने का एक फलसफा है, एक फिलॉसफी। हाँ, ये एक माइंडसेट है जो हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट तलाश करता है। कोवी 6 पैराडाइम्स बताते हैं। विन विन, सबकी जीत। विन लूज, यानी मेरी जीत तुम्हारी हार। लूज विन, यानी मेरी हार तुम्हारी जीत। लूज लूज, यानी सबकी हार। विन, सिर्फ मेरी जीत। और विन विन और नो डील। जिंदगी में अक्सर हमें विन लूज सिखाया जाता है, स्कूल में ग्रेड्स, स्पोर्ट्स में कंपटीशन, हत्ता कि फैमिलीज में कंपैरिजंस। लेकिन कोवी कहते हैं कि खास तौर पर जब हम इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे फैमिली या टीम में, वहाँ लॉन्ग टर्म में सिर्फ विन विन ही काम करता है।
बाकी सब अप्रोचेस आखिर में रिश्तों को खराब करती हैं। अच्छा, और अगर विन विन मुमकिन ना हो तो वहां विन विन और नो डील का ऑप्शन आता है। इसका मतलब है कि अगर हम दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो हम एग्री करते हैं कि हम डील नहीं करेंगे। ये बहुत लिबरेटिंग है, क्योंकि इससे प्रेशर हट जाता है कि हर हाल में डील करनी है, चाहे वो किसी एक के लिए फेयर ना हो। तो ये विन विन सोच पैदा करने के लिए क्या चाहिए? कोवी इसके 5 डायमेंशंस बताते हैं। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर है। पहला है कैरेक्टर। इसमें इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी यानी हिम्मत और लिहाज का बैलेंस, और अबंडेंस मेंटालिटी, ये यकीन कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, शामिल है। दूसरा है रिलेशनशिप्स, जो हाई इमोशनल बैंक अकाउंट पर बनते हैं। तीसरा है अग्रीमेंट्स, जिसमें एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर हों, डिजायर्ड रिजल्ट्स, गाइडलाइंस, रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस। चौथा है सपोर्टिव सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड सिस्टम भी 1-1 को सपोर्ट करे। पांचवा है प्रोसेसेस, यानी 1-1 हासिल करने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो भी 1-1 होना चाहिए, जो हमें अगली 2 हैबिट्स की तरफ ले जाता है। वो रियल एस्टेट कंपनी वाली मिसाल याद है, जहां रिवॉर्ड सिस्टम बदलने से सबकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई? वो सिस्टम चेंज का अच्छा एग्जाम्पल था। बिल्कुल। अब आते हैं इस प्रोसेस पर जो 1-1 को मुमकिन बनाता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरे को समझें, फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करें। कोवी कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन की सबसे अहम आदत है। वो आंखों के डॉक्टर वाली मिसाल देते हैं, जो चेक किए बगैर अपना चश्मा दे देता है। हाँ, और हम सब कम्युनिकेशन में अक्सर यही करते हैं। हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, ना कि समझने के लिए। हम अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपने तजुर्बे, अपने मोटिव्स दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। कोवी कहते हैं कि हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग करनी चाहिए। ये सिर्फ एक्टिव लिसनिंग नहीं, अच्छा, बल्कि दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसके एहसासात को समझने की कोशिश करना है। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सिर्फ सिंपैथाइज करना है? नहीं, एम्पैथी सिंपैथी से गहरी है। जब आप किसी को ट्रूली समझते हैं तो आप उसे साइकोलॉजिकल एयर देते हैं। उसकी समझे जाने की बुनियादी इंसानी ज़रूरत पूरी होती है। तभी वो शख्स खुलता है, डिफेंसिव नहीं होता और असल मसले पर बात करने के लिए तैयार होता है। हम अक्सर 4 तरह के ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेज देते हैं: इवैल्यूएट, जज करना; प्रोब, अपने एजेंडा से सवाल पूछना; एडवाइज, मशवरा देना; इंटरप्रेट, अपने तजर्बे से मतलब निकालना। एम्पैथेटिक लिसनिंग इन सबसे परे है। वो बाप बेटे की मिसाल याद है, जिसमें बेटा स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा था जब तक बाप ने एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं की। जब बाप ने सिर्फ रिफ्लेक्ट किया कि तुम स्कूल से परेशान लग रहे हो, तब बेटे ने अपना असल मसला बताया कि उसका रीडिंग लेवल ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। एम्पैथेटिक लिसनिंग में आप पहले कंटेंट को रिफ्रेज करते हैं, फिर फीलिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, और सबसे बेहतर तरीका है दोनों को मिलाना। आप इस बात से फ्रस्ट्रेट हैं। जब आपने दूसरे को समझ लिया, तब हैबिट 5 का दूसरा हिस्सा आता है, सीक टू बी अंडरस्टूड। इसके लिए हिम्मत चाहिए। यहाँ कोवी एथॉस, आपका कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी; पैथोस, दूसरे के एहसासात से कनेक्ट करना, जो एम्पैथी से आता है; और लॉगोस, आपकी बात की लॉजिक की तरतीब पर जोर देते हैं। पहले लोग आप पर ट्रस्ट करें, एथॉस, फिर वो महसूस करें कि आप उन्हें समझते हैं, पैथोस, तभी वो आपकी दलील, लॉगोस, सुनने को तैयार होंगे। ये तरतीब वाकई अहम है। अक्सर हम सीधा अपनी बात यानी लॉगोस शुरू कर देते हैं और हैरान होते हैं कि लोग समझ क्यों नहीं रहे। बिल्कुल, और ये आदत सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं, रोजमर्रा की पॉजिटिव इंटरैक्शंस में भी इमोशनल बैंक अकाउंट बनाती है। अब आती है पब्लिक विक्ट्री की चोटी, हैबिट 6, सिनर्जाइज। इसका क्या मतलब है? सिनर्जी का लफ्जी मतलब है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी 1 + 1 = 3 या 10 या 100। ये वो मैजिक है जो तब होता है जब लोग मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर सकते थे। ये असल में बाकी सब हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है। ये डिफरेंसेस को वैल्यू करने का नाम है। डिफरेंसेस को वैल्यू करना? अक्सर तो हम डिफरेंसेस को प्रॉब्लम समझते हैं। यही तो बात है।
सिनर्जी तभी होती है जब हम समझें कि हर इंसान दुनिया को अलग नज़र से देखता है और ये डिफरेंस एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। जब हम हैबिट 4 विन विन और हैबिट 5 एम्पैथिक लिसनिंग की स्किल इस्तेमाल करते हैं तो हम डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करके नए और बेहतर सॉल्यूशंस या थर्ड ऑल्टरनेटिव्स तक पहुंच सकते हैं जो पहले किसी ने सोचे भी ना थे। जैसे वो मियाँ बीवी की मिसाल जो छुट्टियों के प्लान पर एग्री नहीं कर पा रहे थे। एक को फिशिंग जाना था, दूसरी को रिश्तेदारों से मिलना। कॉम्प्रोमाइज होता कि आधा टाइम इधर आधा उधर, लेकिन उन्होंने सिनर्जाइज करके एक थर्ड ऑल्टरनेटिव निकाला कि ऐसी जगह जाते हैं जहां दोनों एक्टिविटीज हो सकें और बच्चे भी इंजॉय करें। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज से बेहतर है। कम्युनिकेशन के 3 लेवल्स हैं: डिफेंसिव, लो ट्रस्ट, वन लूज; रिस्पेक्टफुल, मीडियम ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज; और सिनर्जिस्टिक, हाई ट्रस्ट, विन विन, क्रिएटिव। सिनर्जी में हम कॉन्फ्लिक्ट से डरते नहीं बल्कि उसे क्रिएटिविटी का जरिया बनाते हैं। वो कर्ट ल्यूवेन का फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल भी यही बताता है कि चेंज लाने के लिए सिर्फ ड्राइविंग फोर्सेस, लॉजिक को बढ़ाना काफ़ी नहीं, बल्कि रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, इमोशंस, फियर्स को समझना और उन पर सिनर्जिस्टिकली काम करना ज़रूरी है। तो सिनर्जी सिर्फ टीम्स में नहीं, हर रिश्ते में, हत्ता कि अपने अंदर भी, जैसे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को मिलाकर, ये मुमकिन है। बिल्कुल, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है और इस सब को जारी रखने के लिए आती है आखिरी आदत। हैबिट 7, शॉर्पन द सॉ, आरी तेज करना। वो लकड़हारे वाली कहानी कि जो इतना मसरूफ था लकड़ियां काटने में कि उसके पास आरी तेज करने का वक्त ही नहीं था। ये आदत बाकी सबको मुमकिन बनाती है। ये पर्सनल पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, अपनी सबसे बड़ी एसेट यानी खुद को मेंटेन और एनहांस करना। कोवी कहते हैं इसके 4 डायमेंशंस हैं जिन सब में रेगुलर रिन्यूअल जरूरी है, और वो भी बैलेंस के साथ। पहला है फिजिकल, सही खाना, आराम करना और रेगुलर एक्सरसाइज, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ। दूसरा स्पिरिचुअल है। इसका मतलब सिर्फ मजहबी होना नहीं, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब है अपने कोर वैल्यूज से कनेक्ट करना, अपनी जिंदगी को मानी देना। ये मेडिटेशन से हो सकता है, नेचर में वक्त गुजारने से, आर्ट या म्यूजिक से, या दुआ से। ये वो है जो आपको इंस्पायर करता है। तीसरा है मेंटल डायमेंशन, अपने जहन को तेज रखना, पढ़ना, लिखना, सीखना, प्लान करना, टीवी जैसी पैसिव एक्टिविटीज को लिमिट करना। और चौथा सोशल इमोशनल डायमेंशन है, जो शायद सबसे ज्यादा इंटरकनेक्टेड है दूसरी हैबिट से। हाँ, ये डायमेंशन हमारे रिश्तों से डील करता है और ये रोज़मर्रा की इंटरेक्शंस में ही रिन्यू होता है जब हम हैबिट्स 4, 5 और 6 पर अमल करते हैं। यानी विन विन सोचना, दूसरों को समझना, सिनर्जाइज करना। इसमें अपनी इंट्रिंसिक सिक्योरिटी डेवलप करना भी शामिल है, जो प्रिंसिपल्स पर मबनी हो, ना कि दूसरों की ओपिनियंस पर। इसमें दूसरों को पॉजिटिवली स्क्रिप्ट करना भी आता है, उनकी पोटेंशियल पर यकीन रखना। कोवी कहते हैं इन चारों डायमेंशंस में बैलेंस बहुत जरूरी है। किसी एक को निग्लेक्ट करने से बाकी सब पर असर पड़ता है। और इनमें भी सिनर्जी है। फिजिकल हेल्थ बेहतर हो तो मेंटल फोकस अच्छा होता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो तो रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी आती है। हैबिट 7 असल में बाकी 6 हैबिट्स को फ्यूल करती है। उसके लिए डेली प्राइवेट विक्ट्री का कॉन्सेप्ट है, रोजाना कम से कम 1 घंटा इन चारों डायमेंशंस में इन्वेस्ट करना। और ये रिन्यूअल का प्रोसेस एक अपवर्ड स्पाइरल है, लर्न, कमिट, डू। हर चक्कर में हम बेहतर होते जाते हैं, अपने कॉन्शियस को एजुकेट करते हुए। तो ये था हैबिट्स 3 से 7 तक का सफर। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड, सिनर्जाइज और शार्पन द सॉ। इस पूरी किताब का जो बुनियादी पैगाम है वो इनसाइड आउट अप्रोच है। कोवी बार बार कहते हैं कि हकीकी इफेक्टिवनेस यानी असल कामयाबी और खुशी बाहर की टेक्निक्स या पर्सनालिटी ट्रिक्स से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है, हमारे कैरेक्टर से, हमारे प्रिंसिपल से, हमारी इंटेग्रिटी से। पहले प्राइवेट विक्ट्री, फिर पब्लिक विक्ट्री। ये एक लाइफ टाइम जर्नी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। जैसा कि एमरसन ने कहा, जो काम हम मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं वो आसान हो जाता है। इसलिए नहीं कि काम की नौयत बदल गई है, बल्कि हमारी करने की सलाहियत बढ़ गई है। ये 7 हैबिट्स हमारी सलाहियत को बढ़ाती हैं।
बिल्कुल, ये एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीने का फ्रेमवर्क है। और इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर सोचने की बात शायद यही है कि इन 7 हैबिट्स में से या रिन्यूअल के 4 डायमेंशंस में से इस वक्त कौन सा एरिया है जो किसी की तवज्जो का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हो सकता है। इस पर गौर करना शायद आगे बढ़ने का पहला कदम